Subscribe Kalyani Online Classes channel for all नमस्कार exams. साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड एंड यूजीसी नेट एजुकेशन के इस पार्ट सेकंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ का ये हमारा सेकंड वीडियो है टीचर एजुकेशन का। पीछे कुछ समय से करीब एक सप्ताह से कोई वीडियो आपको टीचर एजुकेशन का नहीं मिला। थोड़ा सा व्यस्तताएं थी एक्चुअली। थोड़ा अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, आप सब जानते हैं। इसी वजह से थोड़ा व्यस्तताएं थी कि कोई वीडियो जो है समय पर नहीं आ पाया। दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और क्वेश्चंस पर बात करने से पहले आप सभी की क्वारीज़ हैं क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा कि डॉक्टर कुमार संजीव जी की बुक कब आएगी, कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, बुक प्रिंट होकर आ चुकी है और कैसे मिलेगी और कब मिलेगी ये मैं आपको कल बताऊंगा। कल मैं पब्लिशर से बात करके और जो है कुमार संजीव जी से बात करके आपको उसका एड्रेस मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। और आप अपनी क्वारीज़ जो है डायरेक्ट फ़ोन करके पब्लिशर को बात कर सकते हैं कि आपको बुक कैसे मंगानी है, कैसे आपको प्राप्त होगी, कहाँ से मिलेगी। तो बहुत जल्दी ही जो है आप कुमार संजीव जी की बुक ले लेंगे और निश्चित तौर पर काफ़ी फ़ायदा आपका उस बुक से होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे, इस सीरीज़ के अंतर्गत जो ये वीडियो है हमारा सेकंड वाला टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 40 क्वेश्चंस आपके जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग यूजीसी नेट की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि जो हमारे आने वाले साथी हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, पुनः आपका एक बार स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बिना कोई देर की आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो जो है टीचर एजुकेशन पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कमेटी ने जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों मतलब डाइट की स्थापना की अनुशंसा की थी। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यशपाल कमेटी, दूसरा है दुर्गा भाई देशमुख कमेटी, तीसरा है राममूर्ति कमेटी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारा डाइट है इसकी जो अनुशंसा की थी वो की थी राममूर्ति समिति ने। राममूर्ति समिति के ही मतलब अनुशंसा पर जो है डाइटों की स्थापना हर एक ज़िले के अंदर की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग फर्स्ट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। प्रथम की बात हो रही है। ऑप्शन है 1982, सेकंड ऑप्शन है 1983, थर्ड ऑप्शन है 1984 और चौथा ऑप्शन हमारा जो 4D है वो है 1985। जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वह है 1983। जो राष्ट्रीय शिक्षक आयोग प्रथम है उसका जो गठन किया गया है वो 1983 में इसका गठन हुआ। क्वेश्चन थर्ड है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग फर्स्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक सीमित था। विद्यालय शिक्षक तक, महाविद्यालय शिक्षक तक, विश्वविद्यालय शिक्षक तक या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षक आयोग फर्स्ट है इसका जो अधिकार क्षेत्र था वह वो केवल विद्यालय शिक्षा तक, स्कूल टीचर्स तक ही ये सीमित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग फर्स्ट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था या कौन इसके अध्यक्ष थे। हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा DP चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है B मुखोपाध्याय, ऑप्शन C है A चट्टोपाध्याय और ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षक आयोग फर्स्ट का जो गठन था वो किया गया था डी.पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। जो डी.पी. चट्टोपाध्याय जी थे, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग फर्स्ट का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का परिवर्धित प्रारूप, मतलब ये किसका परिवर्धित प्रारूप है? जो है सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग है, किसका मतलब प्रावर्धित प्रारूप है ये? ऑप्शन ए है हमारा टीम टीचिंग का, ऑप्शन बी है उपचारात्मक शिक्षण रेमिडियल टीचिंग का, ऑप्शन सी सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का, ऑप्शन डी है दूरस्थ शिक्षण डिस्टेंस टीचिंग का। तो दोस्तों जो सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का जो परिवर्धित रूप है, ये परिवर्धित रूप है सूक्ष्म शिक्षण का, माइक्रो टीचिंग का जो है ये एक छोटा रूप है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि बल देता है किस पर? व्यक्तिगत अनुदेशन पर, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस पर, ऑप्शन बी है समस्या का सामूहिक समाधान ग्रुप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम पर, ऑप्शन सी है उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलापों द्वारा सीखना लर्निंग थ्रू पर्पसफुल एक्टिविटीज़ पर, और ऑप्शन डी है बच्चों को अधिगम क्रियाकलाप की ओर निर्देशन देना पीपल डायरेक्शन फॉर देयर लर्निंग एक्टिविटीज़। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट विधि है जो बल देती है वो बल देती है व्यक्तिगत अनुदेशन पर। इंडिविजुअलाइज्ड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन पर जो है प्रोजेक्ट विधि बल देती है। देखते हैं NCF, ये NNF नहीं है दोस्तों, NCF, इसको प्लीज़ NCF पढ़िएगा। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मुख्य सूत्र है। NCF 2005 का मुख्य सूत्र है। ए ऑप्शन लर्निंग विदाउट वर्डन, ऑप्शन बी लर्निंग विदाउट फियर, ऑप्शन सी लर्निंग विदाउट टेंशन और ऑप्शन डी लर्निंग विदाउट प्रेशर। तो दोस्तों जो NCF 2005 है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है, उसका जो मुख्य सूत्र है वह है लर्निंग विदाउट वर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। इसका जो है क्या है, मुख्य सूत्र है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है? ऑप्शन ए छात्र के प्रति, ऑप्शन बी प्राचार्य के प्रति, ऑप्शन सी समुदाय के प्रति और ऑप्शन डी विषय क्षेत्र सब्जेक्ट एरिया इसके प्रति। तो दोस्तों जो शिक्षक होता है, शिक्षक का जो प्रथम कर्तव्य जो है वो होता है स्टूडेंट के प्रति, अपने छात्र के प्रति उसका प्रथम कर्तव्य है। उसके बाद ही जो कर्तव्य हैं प्राचार्य के प्रति, विषय क्षेत्र और समुदाय के प्रति बाद के कर्तव्य हैं, लेकिन जो प्रथम कर्तव्य होता है वो किसी भी शिक्षक का अपने छात्र के प्रति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण में एंट्रेंशिप की अवधारणा का अर्थ है। ऑप्शन ए है हमारा अध्यापक अकेले कुछ पाठों का अभ्यास करता है, स्टूडेंट टीचर गिव सम प्रैक्टिस लेसन अलोन। ऑप्शन बी है छात्राध्यापक को विद्यालय के निर्देशनाधीन एक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करना, स्टूडेंट्स टीचर्स फंक्शन एज अ फुल फ्लैग टीचर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल। ऑप्शन सी है छात्राध्यापक द्वारा केवल अनुभव शिक्षकों के अध्यापन को देखना, द स्टूडेंट टीचर ओनली ऑब्जर्व एक्सपीरियंस टीचर्स टीचिंग। और ऑप्शन डी है छात्राध्यापक स्कूल में नियुक्त होने के लिए कुछ मॉडल पाठ का अध्ययन करते हैं, द स्टूडेंट टीचर्स गिव सम मॉडल लेसन टू गेट एन अपॉइंटमेंट इन द स्कूल। तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे इसका आंसर। जो एंट्रेंशिप है, जो अवधारणा है एंट्रेंशिप की, उसका जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन बी हमारा छात्राध्यापक को विद्यालय के निर्देशनाधीन एक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करना, स्टूडेंट्स टीचर फंक्शन एज अ फुल फ्लैज्ड टीचर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल। मतलब एंट्रेंशिप में क्या होता है, शिक्षक को जो है, जो हमारे छात्र अध्यापक होते हैं उनको स्कूल के मतलब जो आपका पूरा
उसका स्कूल का फंक्शन होता है या स्कूल का प्रिंसिपल या जो स्कूल के नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग एक फुल फ्लैज मतलब पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में जो है कार्य करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? व्हाट इज नॉट करेक्टली स्टेटेड अबाउट माइक्रो टीचिंग इन द फॉलोइंग? ऑप्शन ए है हमारा सूक्ष्म स्तर पर शिक्षण ताकि बेहतर अधिगम कर सके। दोबारा देखिएगा, सूक्ष्म स्तर पर शिक्षण ताकि शिक्षक बेहतर अधिगम कर सके, टीचिंग ऑन माइक्रो स्केल सो दैट द टीचर फैसिलिटेट्स बेटर लर्निंग। ऑप्शन बी है वैसे स्तर पर शिक्षण ताकि छात्रों पर पाठ्यचर्या का कम भार पड़े, टीचिंग एट अ लेवल सो दैट द स्टूडेंट्स हैज़ लेस करिकुलम लोड। ऑप्शन सी है प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए अवधारणाओं को विभिन्न तरह के कौशलों में विभक्त करना, डिवाइडिंग द कॉन्सेप्ट इनटू द मल्टीट्यूड ऑफ स्किल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। और ऑप्शन डी है बहुत कम अध्यापन, वेरी लिटिल टीचिंग। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है हम उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो है ऑप्शन डी, बहुत कम अध्ययन। ये नहीं होता। इसके अलावा सूक्ष्म स्तर पर शिक्षण ताकि शिक्षक बेहतर अधिगम कर सके इसलिए कराया जाता है, या वैसे स्तर पर शिक्षण ताकि छात्रों पर पाठ्यचर्या का कम भार पड़े, या प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए अवधारणाओं को विभिन्न तरह के कौशलों में विभक्त करना। ये सब सत्य कथन है, जबकि असत्य कथन है आपका बहुत कम अध्यापन, वेरी लिटिल टीचिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है बच्चों का आदर करना, रेस्पेक्ट द चाइल्ड। ऑप्शन बी है बच्चों को पढ़ाना, टीच द चाइल्ड। और ऑप्शन सी है बच्चों को समझाना। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। तो दोस्तों, एक शिक्षक का जो मुख्य कर्तव्य है वो ऑप्शन डी है। सभी जो हैं एक शिक्षक के मुख्य कर्तव्य हैं, चाहे वो बच्चों का आदर करना हो, बच्चों को पढ़ाना हो या बच्चों को समझना हो, है ना। ये जो है सारी चीज़ें जो है एक शिक्षक के मुख्य कर्तव्य के अंतर्गत आती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण में टीएलएम का अर्थ है? ऑप्शन ए ट्रेनिंग लर्निंग मॉडल, ऑप्शन बी टीचर लर्निंग मीटिंग, ऑप्शन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन डी ट्रांसफर लर्निंग मटेरियल। दोस्तों, जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसका सही उत्तर है। शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक मूल्यों में बदलाव, चेंज इन सोशल वैल्यूज़। ऑप्शन बी है जीवन में धन की प्रधानता, प्रोमिनेंस ऑफ वेल्थ इन लाइफ। ऑप्शन सी है सामाजिक जीवन पर राजनीति प्रभाव, इम्पैक्ट द पॉलिटिक्स इन सोशल लाइफ। और ऑप्शन डी है व्यवसायिक निष्ठा की कमी, डिटोरेशन ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट। दोस्तों, ये तो सच बात है कि आज के समय में जो है शिक्षकों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा हिरास हुआ ही है। और जो उसका कारण है, जो मुख्य कारण है, वह है व्यावसायिक निष्ठा में कमी। जो आज का जो शिक्षक है कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं है, पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं है। यही कारण है कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा में जो है कुछ ना कुछ कमी आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है हमारा प्रशिक्षण शिक्षा का अभिन्न अंग है, ट्रेनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी है शिक्षा प्रशिक्षण का एक भाग है, एजुकेशन या पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ऑप्शन सी है प्रशिक्षण एवं शिक्षा शब्द परस्पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, द टर्म ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड।
ऑप्शन डी है शिक्षा स्वयं प्रशिक्षण है, एजुकेशन इज इटसेल्फ ट्रेनिंग। दोस्तों जो एप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, सर्वाधिक उपयुक्त, मैं सही वो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन इन 4 कथनों में से जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन है वह कथन है ए, आपका जो प्रशिक्षण है वो शिक्षा का अभिन्न अंग है। ट्रेनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा और थोड़े समय के लिए संपन्न होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसे अध्यापक शिक्षा में प्रयोग करते हैं। जी हाँ, ये कथन भी ठीक है। ऑप्शन सी है, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में केवल एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है या कराया जाता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी है, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में अनेक शिक्षण कौशलों का अभ्यास किया जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में, जो माइक्रो टीचिंग के संबंध में, यही कथन हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, केवल एक समय में एक शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है और एक समय में अनेक शिक्षण कौशलों का अभ्यास जो है सूक्ष्म शिक्षण में नहीं कराया जाता। तो सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वह ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यूपा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों न्यूपा की अगर बात करें तो न्यूपा का जो मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन हमारे हैं ए लखनऊ, बी पटना, सी न्यू दिल्ली और डी है हमारा भुवनेश्वर। तो दोस्तों जो न्यूपा का मुख्यालय स्थित है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों NCERT का मुख्यालय जो है वह भी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन तो हमारे अलग अलग हैं। ए ऑप्शन भुवनेश्वर है, बी मद्रास, सी अजमेर और डी नई दिल्ली है, लेकिन जो सही उत्तर है इसका वो न्यू दिल्ली है। जो NCERT है हमारी, उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का भारतीय प्रतिमान 1982 में किसने विकसित किया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन है भारतीय प्रतिमान 1982 में, भारत में जो है, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान की हम बात कर रहे हैं, जो 1982 में किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है हमारा UGC, ऑप्शन बी है हमारा NCERT, ऑप्शन सी है हमारा IASE बेंगलोर और ऑप्शन डी है MSU बड़ोदरा। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह उत्तर है NCERT। जो NCERT ने है ही जो माइक्रो टीचिंग था, इसका जो भारतीय प्रतिमान था 1982 में विकसित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NCERT के डायरेक्टर कौन है? दोस्तों ऑप्शंस हमारे हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर JS राजपूत, ऑप्शन बी है डॉक्टर कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी है डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन डी है डॉक्टर विनोद पांडे। तो दोस्तों NCERT के जो डायरेक्टर इस समय हैं, एट प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, जो इंचार्ज डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव। श्रीधर श्रीवास्तव इस समय जॉइंट डायरेक्टर भी हैं और इंचार्ज डायरेक्टर भी हैं इस समय NCERT के ये हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ह्यूरिस्को का अर्थ है? ऑप्शन ए मैं खोजता हूं, आई डिस्कवर, ऑप्शन बी मैं जल्दबाजी में हूं, आई एम इन हरी, ऑप्शन सी मैं जानता हूं, आई नो और ऑप्शन डी मैं भूल गया हूं। दोस्तों ह्यूरिस्को का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है मैं खोजता हूं, आई डिस्कवर। ये ह्यूरिस्को का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान को किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अगर शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान की अगर बात करें तो
किस स्तरीय अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी प्रारंभिक और ऑप्शन डी माध्यमिक। दोस्तों जो सही उत्तर है वह है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में जो है जो स्तरीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के, उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप की प्रस्तुति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी है हमारा 1990। दोस्तों पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए अगर बात करें तो जो अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में जो प्रारूप की प्रस्तुति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई है वो की गई थी 1970 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1970 में ही जो है पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप की प्रस्तुति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा संबंधी 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में मात्र 20% समय सैद्धांतिक पक्ष के लिए निर्दिष्ट करने की संस्तुति NCTE के द्वारा की गई? ध्यान रखिएगा, किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा संबंधी 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो 20% समय सैद्धांतिक पक्ष के लिए निर्दिष्ट की संस्तुति NCTE के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी उच्च माध्यमिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है वह उत्तर है ऑप्शन सी, माफ़ करिएगा दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन माध्यमिक बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा संबंधी जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसमें क्या है 20% समय सैद्धांतिक पक्ष के लिए निर्दिष्ट करने की संस्तुति NCTE के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्तर पर शैक्षिक और व्यावसायिक जैसी 2 पृथक धाराओं को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया? ध्यान रखिएगा, किस स्तर पर शैक्षिक और व्यावसायिक जैसी 2 पृथक धाराओं को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया? ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी उच्च माध्यमिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उच्च माध्यमिक स्तर ऑप्शन सी ये स्तर ऐसा था जहां पर शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा जैसी 2 पृथक धाराओं को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया उच्च माध्यमिक स्तर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाकलित उपागम में किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है? समाकलित उपागम ऑप्शन ए है समग्रतावादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी परंपरावादी, ऑप्शन डी क्रमबद्धतावादी। दोस्तों जो समाकलित उपागम में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जो अनुसरण होता है वह होता है समग्रतावादी जो उपागम है इस सिद्धांत का जो है प्रयोग किया जाता है। मतलब समाकलित उपागम में जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जो अनुसरण किया जाता है वो समग्रतावादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण इसमें किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस प्रतिवेदन में बल दिया गया? ऑप्शंस हैं हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा नीति 1986 में बल दिया गया था अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक प्रथम वर्ग की आवश्यकता पर, कोठारी आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी शिक्षा आयोग के द्वारा और ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर बल दिया गया था।
DIET का संपूर्ण नाम क्या है? DIET। ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, DIET मतलब डाइट। ऑप्शन बी है डिविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन सी है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और ऑप्शन डी है डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव एजुकेशन टास्क। तो दोस्तों जो डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकीय प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस योजना का प्रस्ताव किया? अध्यापक प्रोन्नति। ऑप्शन ए है कैरियर एडवांसमेंट। ऑप्शन बी है मेरिट प्रमोशन। ऑप्शन सी है रेगुलर प्रमोशन। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अध्यापकीय प्रोन्नति है, प्रमोशन की बात करें, टीचर के प्रमोशन की बात करें, तो जो 1986 में एक योजना पर जो प्रस्ताव दिया गया था वह थी कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की जो है एक प्रस्ताव जो है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया था अध्यापकों के प्रोन्नति के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किस अभिकरण द्वारा किया गया? क्वेश्चन द्वारा देखिए दोस्तों, अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किस अभिकरण के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट करने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो यूजीसी के द्वारा रखा गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण कार्यशालागत अभ्यास को किस स्तर एवं धारा के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए जरूरी माना गया है? ध्यान रखिएगा, शिक्षण कार्यशालागत अभ्यास को। ऑप्शन ए है उच्च माध्यमिक ऑब्लिक व्यावसायिक। ऑप्शन बी है माध्यमिक ऑब्लिक व्यावसायिक। ऑप्शन सी है उच्च माध्यमिक ऑब्लिक शैक्षिक। ऑप्शन डी है माध्यमिक एवं शैक्षिक। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वह है उच्च माध्यमिक ऑब्लिक व्यावसायिक। मतलब जो शिक्षण कार्यशालागत अभ्यास को जो है उच्च माध्यमिक ऑब्लिक व्यावसायिक स्तर एवं धारा के अध्यापक शिक्षक पाठ्यक्रम के लिए जरूरी माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दक्ष अध्यापक या अध्यापिका के प्रति छात्र प्रेम व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, समुदाय के द्वारा वह प्रशंसित होता है और साथियों के द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं। मतलब क्या प्रदान किया जाना चाहिए? संप्रीति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है विरोध और ऑप्शन डी है प्रतिपुष्टि। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए संप्रीति। जो साथी हैं आपके, अगर जो आपके साथ पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा भी जो है संप्रीति जो है प्रदान किए जाते हैं और करनी भी चाहिए। अगर कोई जो बच्चे जो है किसी अध्यापक के प्रति मतलब प्रेम व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं और समुदाय के द्वारा भी प्रशंसनीय है तो जो है हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। व्यापक अध्यापक शिक्षा में अंतिम आयाम के रूप में को भी रखा गया है। मैं किसको रखा गया है व्यापक अध्यापक शिक्षा के अंतिम आयाम के रूप में? ऑप्शन ए है अधिगम को, ऑप्शन बी शिक्षण को, ऑप्शन सी नियोजन को और ऑप्शन डी अध्यापक शिक्षकों की तैयारी को। तो दोस्तों जो व्यापक अध्यापक शिक्षा में अंतिम आयाम के रूप में जो रखा गया है वो अध्यापक शिक्षकों की तैयारी को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापक अध्यापक शिक्षा
डैश को भी महत्व देता है, मतलब किसको महत्व देता है, अधिगम को। ऑप्शन बी है स्वनिर्देशित अधिगम, ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि और ऑप्शन डी है आलोचना। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, जो व्यापक अध्यापक शिक्षा में जो महत्व दिया जाता है वो महत्व स्वनिर्देशित जो अधिगम है इसको भी महत्व देती है या दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशलगत दक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, मतलब क्या आवश्यक है, आजीविकागत अभ्यास, ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी मूल्यांकन और ऑप्शन डी शिक्षण अभ्यास। तो दोस्तों जो कौशलगत दक्षता को बनाए रखने के लिए ध्यान रखिए जो आवश्यक है वह है शिक्षण अभ्यास। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हमारा अभ्यास होगा, वो हम शिक्षण में अभ्यास जितना होगा, कौशलगत दक्षता हमारी उतनी ही बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले विस्फोट और डैश परिवर्तन के बारे में निरंतर जानकारी प्राप्त लाने की संभावना रहती है या प्राप्त करने की संभावना रहती है। ऑप्शन ए है नवाचारिक, ऑप्शन बी है व्यवहारिक, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक और ऑप्शन डी है प्रचलित। तो दोस्तों सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले विस्फोट और नवाचारिक परिवर्तन, जितने नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, परिवर्तन के बारे में निरंतर जानकारी प्राप्त करने की संभावना रहती है। तो जो टीचर सेवा में हैं और जितना भी ज्ञान, जितना भी शिक्षा के क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो जितने भी नए इनोवेशन होंगे उनकी जानकारी जो है शिक्षक को मिलती रहती है, संभावना इसकी रहती है केवल सेवाकालीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषय वस्तु में अंतर्निहित संप्रत्यय के शिक्षण में कुशलता की प्राप्ति के लिए जरूरी है संकल्पनात्मक दक्षता, ऑप्शन बी है संदर्भगत दक्षता, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक दक्षता और ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण संबंधी दक्षता। तो दोस्तों जो विषय वस्तु में अंतर्निहित संप्रत्यय के शिक्षण में कुशलता के प्रति जो जरूरी है वो है संकल्पनात्मक दक्षता की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दक्षता अति महत्वपूर्ण है। मतलब देखिए, अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसकी दक्षता की, मतलब मूल्यांकन। ऑप्शन ए इसका सही है, मूल्यांकन दक्षता अति महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा आप मूल्यांकन कर पाएंगे, मूल्यांकन दक्षता जितनी आपके अंदर अच्छी होगी, अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में जानकारी उतनी अच्छे से प्राप्त हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम एक अभिवृत्ति है जिसे विकसित करने के लिए अध्यापक अध्यापिका को मतलब किसके प्रति, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है, छात्र के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना आवश्यक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि अधिगम एक अभिवृत्ति है जिसे विकसित करने के लिए अध्यापिका को छात्र के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना आवश्यक है। क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, शिक्षण आजीविका में होने के लिए गर्व का अनुभव और आजीविकागत विकास की तीव्र आजीविका प्रतिबद्धता के आयाम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, शिक्षण आजीविका में होने के लिए गर्व का अनुभव और आजीविकागत विकास की तीव्र आजीविका प्रतिबद्धता के आयाम है। इसका ऑप्शन सी हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षण कौशलगत पारदर्शिता कक्ष निष्पादन से संबंधित है। कौशलगत पारदर्शिता कक्ष निष्पादन से संबंधित है। दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न।
उम्मीद है कि प्रश्न आपको पसंद आएंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है, प्रश्न के उत्तर में डाउट है, तो आप जो है निसंकोच कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास मैंने किया है कि किसी प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत न हो। अगर फिर भी कोई त्रुटिवश कोई कमी अगर रही है तो आप लिखें, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो था और मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।